जय हिंद दोस्तों। आपने 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में तो सुना ही होगा। और उस वॉर में अगर इंडियन आर्मी की तरफ से एक नाम जो सबसे ज़्यादा उठ के आता है वो है सैम मानेकशॉ। रिसेंटली अगर हम देखें तो अभी उनके नाम की एक मूवी भी आ रही है जिसमें उनकी बायोग्राफी को बताया गया है जो कि है सैम बहादुर। तो फिर कौन थे सैम मानेकशॉ और कैसे उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है 1947 के टाइम कश्मीर वॉर और 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, और कैसे उनका करियर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शुरू होता है और वो फिर कभी रिटायर ही नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं सैम बहादुर के बारे में और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन मिलिट्री ऑफिसर की कहानी। A number of you will be joining as officers of the Indian Army. I walked in my breezy way. I said, "Hello, Prime Minister. You seem worried. What's wrong?" And he thought and he said, "Sam Bahadur." Became Sam Bahadur. अगर हम उनके स्टार्टिंग के जीवन से शुरुआत करते हैं तो उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में पंजाब में हुआ और उनका जन्म एक पारसी फैमिली में होता है जहां पर उनके फादर हॉर्मोज जी मानेकशॉ और उनकी माता हीराबाई अमृतसर में रहते थे और वहां पे उनका जन्म होता है। उनका पूरा नाम सैम हॉर्मोज जी प्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ था और उनको पॉपुलरली सैम बहादुर के नाम से जाना जाता था। उनके नाम के पीछे भी एक कहानी है। जो सैम बहादुर है वो उनका नाम उनके मिलिट्री करियर में पड़ा था। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो उनके पेरेंट्स 1903 में मुंबई से शिफ्ट होते हैं लाहौर की तरफ। बेसिकली उनका जो मेन एम था वो था कि लाहौर में जाके रहना, पर उनकी जो वाइफ थी वो डिसाइड करती हैं पंजाब में ही सेटल होना, इसीलिए वो पंजाब में उनकी फैमिली सेटल हो जाती है और वहां पे जन्म होता है सैम मानेकशॉ का। अगर हम उनके फादर की बात करें तो उनका प्रोफेशन एक डॉक्टर था और अगर हम सैम मानेकशॉ की बात करें तो वो भी स्टार्टिंग में एक डॉक्टर ही बनना चाहते थे और अपने फादर की तरह वो इस प्रोफेशन को चूज करना चाहते थे। पर अगर हम बात करें उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग पंजाब में ख़त्म की। उसके बाद वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़ने गए और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया और उसी टाइम उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी कैम्ब्रिज का कोर्स भी कंप्लीट किया था। वहां पे उनका मन था कि वो फॉरेन जाके डॉक्टर की पढ़ाई करें, पर उनके फादर ने उनको इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पर उनकी एज काफ़ी छोटी थी और यही एक बड़ा कारण बनता है कि सैम मानेकशॉ आर्मी को चूज करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके फादर इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो इस छोटी सी उम्र में बाहर जाके पढ़ें। इसीलिए वहाँ पे एक और इंसिडेंट होता है। 1931 में एक कमिटी सेटअप की जाती है ब्रिटिशर्स द्वारा जिसका नाम होता है इंडियन मिलिट्री कमिटी, जिसको हेड करते हैं फील्ड मार्शल फिलिप शेटवुड, जो कि रिकमेंड करते हैं एक मिलिट्री एकेडमी इंडिया में जहां पर ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा सके। तो 1932 में उस एकेडमी का एक नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें जो कैंडिडेट है 18 से लेकर 20 साल की उम्र के बीच उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सैम मानेकशॉ उसमें अप्लाई कर देते हैं और वो दिल्ली में जाके इस चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं और वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और वो काफ़ी अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। टोटल जो 15 कैंडिडेट चूज़ किए गए थे ओपन मेथड के द्वारा उसमें उनकी 6 रैंक आती है और वो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और इस पॉइंट से उनका मिलिट्री करियर शुरू हो जाता है। सैम मानेकशॉ इंडियन मिलिट्री में ट्रेनिंग किए गए पहले बैच का हिस्सा थे और 1934 में वो कमीशन हो जाते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। उनकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो होती है, उनका जो पहला कमीशन होता है वो होता है इन्फेंट्री रेजिमेंट रॉयल स्कॉट्स में, जो कि एक मैंडेटरी रेजिमेंट है जिसको आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा ऑफिशियली आर्मी में आने से पहले, और वो ज्वाइन करते हैं एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट। अगर मैं रैंक स्ट्रक्चर की बात करूं तो अभी इस सेकेंड लेफ्टिनेंट की कोर्स को इंडियन आर्मी से हटा दिया गया है। अगर मैं इस रैंक स्ट्रक्चर की बात करूं जो कि इंडियन आर्मी में पर्टिकुलरली अभी फॉलो किया जाता है, वो स्टार्ट होता है लेफ्टिनेंट से, फिर बनता है कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर बनते हैं चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये रैंक स्ट्रक्चर था। अब अगर हम बात करें सैम मानेकशॉ जो कि एज अ लेफ्टिनेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट बन गए थे और उस रॉयल स्क्वाड्स के बाद वो पोस्ट होते हैं 54th सिख में,
जिसको कॉमनली जाना जाता था 12th फ्रंटियर फोर्स। अब 1938 में उनको क्वार्टर मास्टर बना दिया जाता है उनकी कंपनी का। अगर हम बेसिकली यहां पर बात करें कंपनी, तो ये भी एक इंडियन आर्मी के एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अगर हम एक प्रॉपर्ली डिविजन्स की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट होती है सेक्शन, सेक्शन के बाद आता है प्लाटून, प्लाटून के बाद आता है कंपनी, कंपनी के बाद आता है यूनिट या फिर जिसे हम बटालियन भी कहते हैं, उसके बाद आती है ब्रिगेड, डिवीजन, डिवीजन के बाद आती है कोर, और कोर के बाद जो सबसे बड़ी वो होती है उसको बोलते हैं हम लोग कमांड्स। अभी राइट नाउ अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड्स हैं। अब अगर हम बात करें एक नेक्स्ट इवेंट की, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट रहता है सैम मानेकशॉ की लाइफ में, इनके करियर को एक और बूस्ट प्रोवाइड करता है, वो होता है 1938 वर्ल्ड वॉर 2, जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर देता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में क्वालिटी ऑफिसर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, पर सैम मानेकशॉ जैसे ऑफिसर्स बहुत ही कम थे। और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि सैम मानेकशॉ, जिनको एज एन एक्टिंग कैप्टन भेजा जाता है बर्मा में जापानीज से फाइट करने के लिए, और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस होता है जब हम देखते हैं सैम मानेकशॉ जो कि बहादुरी से लड़ रहे थे, पर उस टाइम पे उनको गोली लग जाती है। और उस पॉइंट पे अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर जनरल डेविड कोवेन, जो कि कमांड कर रहे थे 17 इन्फेंट्री डिवीजन, उनके पास जाते हैं और वो अपना मिलिट्री क्रॉस निकाल के सैम मानेकशॉ के चेस्ट पर लगा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक डाइट सोल्जर को हम ये मिलिट्री क्रॉस नहीं दे सकते। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैम मानेकशॉ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सबको ये लग रहा था कि अब उनकी डेथ हो सकती है। पर अगर हम बात करें, सैम मानेकशॉ ने हंसते हंसते अपने उस चीज़ का इलाज कराया। अगर हम बात करें तो उनका नेचर भी काफ़ी मजाकिया मूड का था। जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं, मुझे बस ऐसे ही किसी गधे ने लात मार दी है। तो मतलब उससे ये भी बताया जा सकता है कि एक क्रिटिकल कंडीशन में भी वो एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप पॉइंट शो करते हैं, जो कि होता है एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और एक मजाकिया माहौल। 30 अक्टूबर 1944 को उनको एक्टिंग लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जापानीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर को देखने की। और बाद में ये बताया जाता है कि उन्होंने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रखा, जो कि एक सैम मानेकशॉ की एक लीडरशिप ट्रेट को दिखाता था कि वो अपने दुश्मनों की भी रिस्पेक्ट करते थे। और यही चीज हमने 1971 वॉर में भी देखी, जिसकी हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। अब हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस होता है, वो होता है 1947 का पार्टीशन। और इस पार्टीशन में हम ये देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट नेशन बनते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान दो पार्ट में होता है, एक होता है वेस्ट पाकिस्तान और एक होता है ईस्ट पाकिस्तान। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सैम मानेकशॉ की यूनिट थी वो चली जाती है पाकिस्तान आर्मी में। तो सैम मानेकशॉ पाकिस्तान में जाने के बजाय इंडियन आर्मी का ही पार्ट रहना पसंद करते हैं और वो गोरखा राइफल्स में जाके एडमिट कर दिए जाते हैं और वो प्रॉपर इंडियन आर्मी का पार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक इशू उठता है जो होती है 1947 में कश्मीर वॉर, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कई ट्राइबल्स कश्मीर में इन्वेड कर जाते हैं। और वहाँ पे अगर हम बात करें तो सैम मानेकशॉ का एक बहुत ही बड़ा लीडरशिप रोल वहाँ पर रहा है। अगर ये भी लोग कहते हैं कि सैम मानेकशॉ की लीडरशिप उस पॉइंट पे ना होती तो हम लोग कश्मीर खो चुके होते। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1947 में एक उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कलकत्ता में मास किलिंग्स भी हो रही थी और वहाँ पे भी सैम मानेकशॉ को भेजा जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस होती है जहाँ पे सैम मानेकशॉ से कहा जाता है कि आप जितने चाहें लोगों को मारिए, लेकिन वहाँ पे मास किलिंग्स रोक दीजिए। और सैम मानेकशॉ कलकत्ता में जाते हैं और एक भी इंसान की डेथ नहीं होती है और मास किलिंग्स को वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो इस चीज़ से आप जान ही सकते हैं कि उनकी लीडरशिप स्किल्स कितनी एग्जाम्पलरी थी। अब धीमे धीमे हम देखते हैं कि सैम मानेकशॉ को प्रमोशंस मिलते जा रहे थे। 1959 में उनको मेजर जनरल की पोस्ट पर भी अपॉइंट कर दिया जाता है। पर कहते हैं ना कि आपका गोल्डन फेज ज़्यादा दिनों तक नहीं चला जा सकता। पर वहाँ पे एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर सैम मानेकशॉ के ऊपर एक कमिटी बिठा दी जाती है। बेसिकली उनके कई सीनियर्स और कई ब्यूरोक्रेट्स उनसे खुश नहीं थे क्योंकि वो इतनी एग्जाम्पलरी लीडरशिप कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि ये लाइफ में बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो और उनके आउटस्पोकन और फ्रैंक बिहेवियर को देखते हुए उन पे एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी जाती है। और इसका एक बड़ा कारण ये रह जाता है
कि सैम मानेकशॉ 1962 इंडिया चाइना वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और उस वॉर का रिजल्ट हम सबको पता है कि वो वॉर इंडिया हार गया था। कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को कमेंट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि अगर सैम मानेकशॉ वहाँ पर होते मे बी इस वॉर का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। पर धीमे धीमे हम देखते हैं कि कंडीशन और भी बेकार होती जाती है और वहाँ पर सैम मानेकशॉ की इंस्टेंट नीड पड़ती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सैम मानेकशॉ के ऊपर यह कहा जाता है कि ही इज़ मोर ब्रिटिश देन इंडियन। पर अगर हम देखें फिर 1965 वॉर में उनकी वापसी होती है और इस वॉर में भी वो एक एग्जेम्पलरी लीडरशिप रोल के साथ लीड करते हैं और इंडिया की विक्ट्री होती है। उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर होती है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें बांग्लादेश एज अ न्यू नेशन इमर्ज होता है। इस वॉर में अगर हम बोलें तो सैम मानेकशॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली हो क्या रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार और उन पर बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशंस किए जा रहे थे वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, जहां पर ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी, ना ही उनको ऑटोनॉमी दी गई थी। तो वहां पर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। लोग वहां पर ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं और अंदर ही अंदर मास किलिंग शुरू कर देता है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में एक भयंकर तरीके से लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि कई लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आने लगते हैं। तो इंडिया भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर लेता है क्योंकि कई लोग इंडिया में माइग्रेट होके आ रहे थे। जहां पर हम देखें उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ को बुला के कहती हैं कि जाओ और पाकिस्तान में अटैक कर दो, पर सैम मानेकशॉ उस चीज को बिल्कुल ही मना कर देते हैं और वो डायरेक्ट कहते हैं कि अगर मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अटैक किया तो हम इस वॉर को हार जाएंगे। इसके वो कई कारण भी देते हैं, मॉनसून इनमें से एक कारण होता है और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने पाकिस्तान पर अटैक किया तो चाइना भी दूसरी साइड से हम पे अटैक कर सकता है। तो सैम मानेकशॉ कहते हैं कि वो उनको टाइम दें, इस वॉर में वो विक्ट्री 100% कंफर्म कर देंगे। आप इनका कॉन्फिडेंस इस चीज से देख ही सकते हैं और रिजल्ट भी हम लोगों को पता है। सिर्फ 13 दिन में, ओनली इन 13 डेज ये वॉर खत्म हो जाती है, जो कि स्टार्ट होती है 3 दिसंबर 1971 में और 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इसमें बनते हैं पाकिस्तान की तरफ से। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट रेडियो मैसेज जो कि सैम मानेकशॉ भेजते हैं। The Indian army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. बेसिकली इस वॉर में सैम मानेकशॉ की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी काम आती है, जिसमें हम देखते हैं कि चारों तरफ से वो अटैक करते हैं ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, जहां पर पाकिस्तान की फोर्स थी और वहां पे वो मुक्ति वाहिनी उनको भी ट्रेन करते हैं जो कि बांग्लादेश की लिबरेटिंग फोर्स थी और इसमें एयर फोर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पर जो 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको सैम मानेकशॉ बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। वो इनको एज अ सोल्जर मान के ही ट्रीट करते हैं, पर कई पॉलिटिशियंस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और वो कहते हैं कि क्या वो आपके दामाद लगते हैं कि आप उनको इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। और इस चीज़ के लिए सैम मानेकशॉ रिप्लाई करते हैं कि वो एक सोल्जर हैं और वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और हम हमारे देश के लिए, तो उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इस चीज़ से आप देख सकते हैं कि उनकी लीडरशिप कितनी एग्जेम्पलरी थी, जिसके कारण एक पूरा एज अ नेशन डेवलप हुआ। और जनवरी 1973 में वो इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल बनते हैं, पर यहाँ से वो फील्ड मार्शल बन जाते हैं और फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होता है। 27 जनवरी 2008 को उनकी डेथ हो जाती है निमोनिया से वेलिंगटन तमिलनाडु में और उनके लास्ट वर्ड रिपोर्टेडली कहा जाता है थे आई एम ओके। और वहां पर हम देखते हैं कि सैम मानेकशॉ के एक लेजेंडरी करियर का अंत होता है, पर उनकी लेगेसी इंडियन आर्मी में अभी भी कंटिन्यू है। उनकी एग्जेम्पलरी लीडरशिप ने कई इंपॉर्टेंट इंडियन इवेंट विटनेस किए, जिनके कारण एक एज अ नेशन डेवलप हो पाया। सैम मानेकशॉ को पद्म विभूषण और पद्म भूषण के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब सैम मानेकशॉ से पूछा गया कि उनका लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा, तो वो ये कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने अपनी पूरे मिलिट्री करियर में किसी भी सोल्जर को पनिशमेंट नहीं दी। What was your greatest achievement in the army? You know,
from the rank of second lieutenant to field marshal, I have never punished a man. आप उससे ये समझ ही सकते हैं कि वो एक लीडर के साथ साथ एक अच्छे कंपेनियन भी थे, जो सोल्जर्स के साथ बैठ के खाना खाते थे और जो अपोनेंट को भी इक्वल रिस्पेक्ट दिया करते थे। उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी थी कि इंदिरा गांधी भी एक टाइम पे ये सोचने को मजबूर हो गई कि शायद सैम मानेकशॉ उन पर तख्ता पलट कर सकते हैं। तो जब सैम मानेकशॉ को उन्होंने बुला के पूछा तो सैम मानेकशॉ ने बोला कि वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, वो एक इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं और वो इस पॉलिटिक्स में घुसना ही नहीं चाहते। तो ये था सैम मानेकशॉ का एक लेजेंडरी करियर, जिनकी अभी एक फिल्म भी आ रही है, सैम बहादुर। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये उनकी एक बायोग्राफी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।